वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल, ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। अच्छा, फाई अगर आपके पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन हो और v एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो तो आप डेल की मदद से आप तीन चीजें डिफाइन कर सकते हैं। डेल जब किसी स्केलर फाई पे अप्लाई होगा तो वो उसका ग्रेडियंट देगा, सो ग्रेडियंट ऑफ डेल इज इक्वल टू डेल फाई। ये डेल ऑपरेट हो जाएगा फाई पे, पार्शियल फाई पे पार्शियल एक्स, पार्शियल फाई पे पार्शियल वाई, पार्शियल फाई पे पार्शियल जेड है। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज अ वेक्टर। वेक्टर पे कैसे अप्लाई होगा डेल? दो तरह से, डॉट प्रोडक्ट के साथ और क्रॉस के साथ। अगर आप डेल डॉट वी लेते हैं तो उसे आप कहेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वी, दिस इज इक्वल टू डेल डॉट वी। इन दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। अगर डेल अप्लाई होता है वेक्टर पे क्रॉस प्रोडक्ट से तो उसे हम कहते हैं कर्ल ऑफ वी या रोटेशन ऑफ वी। और डेल क्रॉस वी के लिए आप इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, वो आप ये डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। अच्छा, तीन बातें बहुत अहम है आगे। अगर डेल फाई जीरो हो जाए यानी ग्रेडियंट ऑफ फाई जीरो हो जाए तो फिर ऐसे स्केलर पॉइंट फंक्शन को कहते हैं कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर डेल डॉट वी जीरो हो यानी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर जीरो हो जाए तो ऐसे वेक्टर को कहते हैं सोलेनॉइडल वेक्टर। अगर डेल क्रॉस वी जीरो हो जाए यानी कर्ल ऑफ वी जीरो हो जाए तो ऐसे वेक्टर को कहते हैं इरोटेशनल वेक्टर। अच्छा, क्वेश्चन है, फॉर अ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई एक्स वाई जेड डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई इज स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, गेज फंक्शन, नाइदर। क्विक सॉल्यूशन देखें आप। व्हाट इज डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई? डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट, ग्रेडियंट होता है डेल फाई, सो डेल डॉट डेल फाई, दिस इज डेल स्क्वायर फाई। और डेल स्क्वायर क्या होगा? डेल स्क्वायर इज पार्शियल टू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल टू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर, पार्शियल टू बाई पार्शियल जेड स्क्वायर। जब ये फाई पे अप्लाई हो जाएगा तो अब आपको रिजल्ट से भी आपको ये पता चल रहा है कि दिस इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन बिकॉज देयर इज नो यूनिट वेक्टर आई जे के। दूसरी बात, आपको पता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा एक स्केलर होता है। सो डेल डॉट डेल फाई इज अ स्केलर, सो डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेडियंट फाई इज स्केलर पॉइंट फंक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। 51. A particle moves along a curve RT where t is the time. The velocity at time t0 is -106, -1, -6, 0, 1, 2, 0, -1, 2 and 2. अच्छा, कर्व क्या होती है? कर्व इज अ लाइन। कर्व एक लाइन होती है जो कि जरूरी नहीं कि स्ट्रेट हो। कर्व को आप एक सिंगल पैरामीटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे टी की फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा हुआ है। और कर्व ऑब्टेन कैसे होती है? ये बेसिकली एक पॉइंट मूव करता है इस आर टी का जो फार्मूला दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग। उन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं यू गेट ए कर्व। अच्छा, अब आपने पोजीशन वेक्टर की मदद से आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है और फिर आपने वेलोसिटी जीरो यानी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है और आंसर हम मैच कर लेंगे इनमें से कौन सा आता है। अब आप देखें, आर टी इज इक्वल टू ई पावर माइनस टी 2 cos 3t 2 sin 3t. We know that the derivative of position vector with respect to time gives instantaneous velocity. तो velocity निकालने के लिए आप इसका डेरिवेटिव लें with respect to t. This is the derivative of rt. ये आ जाएगा माइनस ई पावर माइनस टी माइनस 6 sin 3t 6 cos 3t. और जब आप t जीरो पुट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी -106. सो करेक्ट ऑप्शन इज -106, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52. द कोऑर्डिनेट सर्फेसेस फॉर द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स x इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, z इज इक्वल टू z आर गिवन बाय। ए ऑप्शन r इक्वल टू कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट। बी ऑप्शन r कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, z कांस्टेंट। सी ऑप्शन r कांस्टेंट, z कांस्टेंट। डी ऑप्शन थीटा कांस्टेंट, z कांस्टेंट। अच्छा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर r, थीटा, z। कोऑर्डिनेट सर्फेसेस क्या होती हैं? अगर आप किसी एक कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट रख दें और बाकी दोनों को वेरिएबल होने दें तो उससे जो सरफेस ऑब्टेन होती है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट सर्फेसेस। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपके पास अब तीन कोऑर्डिनेट्स हैं r, थीटा, z, तो आप तीन तरह की सर्फेसेस कोऑर्डिनेट सर्फेसेस फाइंड कर सकते हैं। एक वो जिसमें r कांस्टेंट होगा, एक वो जिसमें थीटा कांस्टेंट होगा, एक वो जिसमें z कांस्टेंट होगा। अच्छा, ये तीन, इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्योंकि a, c और d तो हो नहीं सकती, क्योंकि a, c और d में सिर्फ
दो कोऑर्डिनेट्स को कांस्टेंट रखा गया है जबकि टोटल कोऑर्डिनेट 3 है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ये कोऑर्डिनेट सरफेसेस ये आप देख लें जरा, कोऑर्डिनेट सरफेसेस ऑफ आर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब ये ऑप्शन ए देखें, अगर आप आर को कांस्टेंट रखते हैं तो आपका ये रेडियस कांस्टेंट हो जाता है। आर क्या है, ये जेड के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट का होता है, ये रेडियस आर होता है। अगर आर कांस्टेंट फॉर एग्जांपल 1 रख दें तो आपको एक राइट सिलेंडर मिल जाएगा। एक कोऑर्डिनेट सरफेसेस ये है जिसमें आर कांस्टेंट है। अगर आप फाई या थीटा जो एंगल ले रहे हैं उसे कांस्टेंट कर दें, 60 कर दें मिसाल के तौर पे, ये क्या होता है, ये आपका ये जो प्लेन है एक्स एक्सिस के साथ, इसका एंगल होता है पॉजिटिव एक्स से पॉजिटिव वाई की तरफ। आप अगर पॉजिटिव एंगल हो यानी +60 है तो पॉजिटिव एक्स से पॉजिटिव वाई की तरफ आप 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये आपको एक हाफ प्लेन बन जाएगा। तो फाई कांस्टेंट है, आर और जेड चेंज हो रहे हैं तो आपका ये हाफ प्लेन बन जाएगा। अच्छा, तीसरा कोऑर्डिनेट अगर आप जेड को कांस्टेंट रखते हैं, मिसाल के तौर पे जेड को 0 रखते हैं, तो फिर आपको पता है आपका ये एक एक्स वाई प्लेन देगा आपको ये। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। इसी तरह आप कार्टियन में भी देख सकते हैं जाके, और आप इसी तरह स्फेरिकल में भी जाके देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट सरफेसेस क्या बनती है वहां पे। ये कोऑर्डिनेट सरफेसेस हैं कार्टियन कोऑर्डिनेट्स के लिए। आप देखें एक्स अगर आपका कांस्टेंट होता है तो वाई जेड प्लेन आ जाता है, वाई कांस्टेंट करते हैं तो एक्स जेड प्लेन आ जाता है, और जेड कांस्टेंट करते हैं तो फिर एक्स वाई प्लेन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, द मीट्रिक कोएफिशिएंट्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर 1 1 1 1 0 1 1 R1 neither। अच्छा, मीट्रिक कोएफिशिएंट्स फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर R phi Z, और इनके जो मीट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, मीट्रिक कोएफिशिएंट बेसिकली मीट्रिक टेंसर के डायगोनल एलिमेंट्स बनेंगे, क्योंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए जब आप मीट्रिक टेंसर निकालेंगे तो आपके बाकी तमाम एलिमेंट्स वैसे ही 0 हो जाएंगे, जस्ट आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स बचेंगे और वो बचेंगे 1 R² 1। सो ऑप्शन ए बी सी आर इनकरेक्ट एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 1 R² 1। क्वेश्चन नंबर 54, द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी डेल्टा आई जे एक्स आई एक्स जे इज, ये टेंसर एनालिसिस का क्वेश्चन है। एक्स आई 0, एक्स आई जे, एक्स आई, इसका क्विक सोल्यूशन देखें। अब डेल्टा आई जे आपका टेंसर है रैंक 2 का, रैंक 2 इसलिए कि इसमें 2 फ्री इंडेक्स आई जे यूज हुए। डेल्टा आई जे एक्स आई पे कैसे ऑपरेट होगा, ये इस तरह ऑपरेट होगा, डेल्टा आई जे एक्स आई ये इस तरह ऑपरेट होगा कि ये आई खत्म हो जाएगा और जे रह जाएगा, इज इक्वल टू एक्स जे। तो ये बन जाएगा एक्स जे, उसे आप एक्स आई भी लिख सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। लेकिन ये इसका प्रूफ देख लें, सोल्यूशन देख लें इसका, कि डेल्टा आई जे होता क्या है, क्रॉनिकल डेल्टा आई जे इज 1 इफ आई इज इक्वल टू जे, डेल्टा आई जे इज 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। नाउ वी सॉल्व डेल्टा आई जे एक्स जे विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। हम फर्ज कर लेते हैं कि डायमेंशन 3 है, यानी आई जे की वैल्यूज 1 2 3 हैं। डेल्टा आई जे एक्स जे, अब आप क्या करें, पहले आप जे को वैल्यूज दे ले 1 2 3, तो ये बन जाएगा डेल्टा आई 1 एक्स आई एक्स 1, डेल्टा आई 2 एक्स 2, डेल्टा आई 3 एक्स 3। अब आप यहाँ पे आई को वैल्यूज दे लें। जब आप आई को वैल्यूज देंगे तो आई की वैल्यू 1 2 3, तो आप देखेंगे जब डेल्टा 1 1 होगा तो 1 आ जाएगा, बाकी 0 हो जाएंगे। ये देखें डेल्टा 1 1, बाकी 1 2 पे 0 हो जाएगा, 1 3 भी 0 हो जाएगा। इसी तरह डेल्टा 1 2 0 हो जाएगा, 2 2 आ जाएगा, और 2 3 भी 0 हो जाएगा, 3 2 भी 0 हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे देखें 1 3 0 हो जाएगा, 2 3 0 हो जाएगा, सिर्फ 3 3 रह जाएगा। तो डेल्टा 1 1 ये 1 है तो ये x1, डेल्टा 2 2 भी 1 है तो ये x2, डेल्टा 3 3 भी 1 है तो ये x3, तो ये xi बन जाएगा। So correct option is D, xi. Question number 55. A tensor of rank 5 in a space of 4 dimensions has components 5, 4, 625, 1024. इसका फार्मूला देख लें। अगर किसी टेंसर की डायमेंशन m हो, डायमेंशन से मुराद है जैसे कि उसके कंपोनेंट कितने हैं,
दो एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं। तो फर्ज किया कि डायमेंशन m है और यहाँ पे m इज इक्वल टू 4 है। उसके बाद रैंक ऑफ टेंसर। रैंक का मतलब है कि उसमें कितने फ्री इंडेक्स यूज किए हुए हैं, आई जे के कितने उसमें यूज किए हैं। रैंक ऑफ टेंसर को आप n से डिनोट कर लें, n यहाँ पे 5 है। फार्मूला होता है कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर इज इक्वल टू द डायमेंशन रेज टू पावर रैंक। तो ये बन जाएगा m रेज टू पावर n। सो दिस इज 4 रेज टू पावर 5 एंड आंसर इज 1024। सो करेक्ट ऑप्शन इज D 1024। A vector is said to be irrotational if del f is 1, del dot f is 0, del cross f is 0, none of these। इसका सोल्यूशन देखें। ऑप्शन ए इज नॉट पॉसिबल, ए पॉसिबल नहीं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि डेल और एफ दोनों वेक्टर हैं। अब वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन या तो डॉट प्रोडक्ट से होती है या क्रॉस प्रोडक्ट से। सो ए इज नॉट पॉसिबल, ये फाइंड ही नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी भी दुरुस्त नहीं है क्योंकि हमने ये भी देखा है कि डेल डॉट एफ 0 कब होता है? जब एफ जो है वो सोलिनॉइडल वेक्टर हो। सो डेल डॉट एफ इज इक्वल टू 0 व्हेन एफ इज अ सोलिनॉइडल वेक्टर। ऑप्शन सी इज करेक्ट क्योंकि डेल क्रॉस एफ अगर 0 हो तो उससे वेक्टर एफ को आप कहते हैं इररोटेशनल। यानी इफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज 0 देन वेक्टर इज सेड टू बी इररोटेशनल। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, डेल क्रॉस एफ इज 0। 57. The moment of inertia of a rigid hemisphere of mass m and radius a about a diameter of a base is ma square by 5, ma square by 2, 2ma square by 5, no information. Correct option is the moment of inertia of a rigid hemisphere of mass m and radius a about a diameter of a base is I is equal to 2ma square by 5. So correct option is C. यहाँ पे आप देखें कि आपने इसे प्रूव किया होगा या सॉल्व किया होगा एक स्फीयर के लिए, एक रिजिड स्फीयर के लिए। जो इसका आंसर स्फीयर के लिए आता है वही आंसर हेमिस्फीयर के लिए आता है, क्योंकि जब आप स्फीयर यूज करते हैं तो आपके पास कैपिटल एम मैस होता है स्फीयर का, और जब आप हेमिस्फीयर यूज कर रहे हैं तो उसको हाफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैपिटल एम ऑलरेडी मैस ऑफ ए हेमिस्फीयर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 2ma square by 5. Question number 58. Radius of gyration of a rigid body of mass 4 having moment of inertia 32 is 8 centimeter square, 2 square root 2 centimeter, square root 2 centimeter, 2 square root 2 ग्राम। सॉल्यूशन देखें। अगर आप ऑप्शंस पे गौर करते हैं तो आपने रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है, लिहाजा ऑप्शन ए और डी तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ऑप्शन ए को देखें तो इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है जो कि एरिया का यूनिट है। अगर आप डी ऑप्शन को देखें तो ये ग्राम में है जो कि मास का यूनिट है। इसका मतलब है कि बी और सी में से कोई आंसर है। अब आप देखें, लेट के बी द रेडियस ऑफ गायरेशन, आई एंड एम बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मास ऑफ द रिजिड बॉडी, देन आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए है। यहां से आप के फाइंड करेंगे तो वो आई बाय एम स्क्वायर रूट, आई और एम की वैल्यूज पुट कर दें, 32/4, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 8, दिस इज 2 स्क्वायर रूट 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 2 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 59. इक्वेशन फॉर द ellipsoid of inertia for a rigid body having moments and products of inertia I XX 18, IYY 18, IZZ 36, IXY minus 13.5, IXZ 0, IYZ 0। ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट XYZ एक्सिस और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप सबसे पहले देखें व्हाट इज इक्वेशन फॉर एलिप्साइड ऑफ इनर्शिया फॉर रिजिड बॉडी। दिस इज एक्स स्क्वायर I double x, y square I double y, z square I double z, 2xy I xy, 2yz I yz, 2z I xz is equal to 1। इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें। I double x 18 है, I double y 18 है, I double z 36 है,
आई एक्स वाई माइनस 13.5 है, आई वाई जेड और आई जेड एक्स 0 है। इसे आप सॉल्व कर लें, 18 आपका कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्र वाई स्क्र 2z स्क्र माइनस ये बाकी 0 हो जाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई होके ये 27 एक्स वाई बन जाएगा इज इक्वल टू 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज हेयर ऑप्शन नंबर बी। Question number 60. The neighborhood of 0 under the usual topology for the real line R is, opponent is minus 1 over 2, 1 over 2, minus 1, 0, 0, 1, 0, 1 over 2. आप solution देखें। आप देखें neighborhood of 0, फर्ज करें कि रियल लाइन को आप देखें, फर्ज करें कि आप जहां रहते हैं वो एक ही गली है जहां आपका घर है। अब आपके नेबरहुड क्या होंगे? आपके नेबरहुड आपके घर से कुछ बाएं जानिब के घर और कुछ दाएं जानिब के घर, ये आपके नेबरहुड हैं। जो भी आप रेडियस रखते हैं उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, इसका मतलब है कि किसी भी पॉइंट के नेबरहुड के लिए उसको लेफ्ट और राइट से कुछ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। अब अगर आप गौर करें ऑप्शन बी पे, ऑप्शन बी में 0 के लेफ्ट साइड पे तो एलिमेंट्स हैं, 0 के राइट साइड पे कोई एलिमेंट नहीं, तो ये 0 का नेबरहुड नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में देखें तो आप देखें कि 0 के लेफ्ट साइड पे कोई एलिमेंट नहीं है, ये 0 का नेबरहुड नहीं हो सकता। ऑप्शन डी को देखें तो इसमें भी 0 के लेफ्ट साइड पे कोई एलिमेंट नहीं है, ये भी 0 का नेबरहुड नहीं हो सकता। तो अब आप याद रख लें कि रियल लाइन में यूजुअल टोपोलॉजी के हिसाब से किसी भी पॉइंट का नेबरहुड, कोई सा भी इंटरवल उठा लें वो नेबरहुड बन जाएगा, बशर्ते कि उसमें 0 के लेफ्ट और राइट से कुछ ना कुछ एलिमेंट पड़े। अच्छा, अब इसका मतलब है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहां पे 0 के लेफ्ट राइट पे आपके पास एलिमेंट्स पड़े हैं। टोपोलॉजी में अगर डेफिनेशन यूज करें नेबरहुड की तो फिर उसके मुताबिक आप ये कह सकते हैं कि कोई भी इंटरवल या कोई भी सेट 0 का नेबरहुड कब होगा? जब उसके अंदर, जब 0 के गिर्द आपको एक ओपन इंटरवल ऐसा मिल जाएगा जो उस सेट में कंटेन करेगा। ऑप्शन ए के लिए आप देखें, अगर आप ओपन इंटरवल -1/3 और 1/3 ले लेते हैं तो ये ओपन इंटरवल जो है इसमें 0 भी है और ये ओपन इंटरवल आपके ए सेट में कंटेन भी करता है। सो दिस ए ऑप्शन इज करेक्ट। -1/2, 1/2 इज अ नेबरहुड ऑफ 0।